अस्सलाम वालेकुम। क्या पाकिस्तान के स्क्वाड में चेंजेस होने वाले हैं? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नज़दीक है और फिर पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूज़ीलैंड के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज़ का हार चुका, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी एक इवेंट से पहले, वो भी बहुत करीब, आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आप इवेंट में अच्छा कामयाब नहीं हो पाओगे। और अगर आप पहले नंबर पर ही बाहर होते हो इवेंट से, खुदा ना खास्ता, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बदनामी है। और अगर आप दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर बाहर होते हो, तो चलो समझ में आती है यार, कोई मसला नहीं है। मतलब कि हमने अच्छा परफ़ॉर्म किया, हम एंड तक लड़े हैं, उसके बाद बाहर आए हैं। लेकिन अगर आप पहले नंबर पर बाहर आते हो, तो आपको पता है आपके साथ क्या होता है, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में जब हम इंडिया गए थे, तो हम पहले नंबर पर ही बाहर आए थे। आपके सामने है, अफ़गानिस्तान एंड एंड तक लड़ा था, लेकिन हम पहले आ चुके थे, बिल्कुल टाइम से। और फिर 2024 के वर्ल्ड कप में, जो कि टी20 वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका में, उसमें भी हम पहले बाहर आ चुके थे, टाइम से। एप्रोक्सिमेटली 2 या 3 मैचेस खेले थे हमने, आई थिंक सो। वो 3 मैचेस खेल कर हम आ गए थे। बस हमने अपने मैच ही कंप्लीट किए थे। तो यहाँ पर सीन अब कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान को अपने स्क्वाड में चेंजेस करने की ज़रूरत है, लेकिन अब कुछ न्यूज़ इस तरह चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के स्क्वाड में चेंजेस हो चुके हैं और कुछ न्यूज़ ये चलाई जा रही है कि होने वाले हैं। अब मैं आपके सामने हकीकत रखने जा रहा हूँ, जो अब तक न्यूज़ सामने आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। आपके सामने पाकिस्तान के स्क्वाड में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कारकर्दगी ना देखने के बराबर है, मतलब कि बिल्कुल नहीं है। आपके सामने है शाहीन शाह अफरीदी, पहले बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इवेंट करीब आया, उन्होंने वापस अपनी लाइन पकड़ ली है, जो कि वो हमेशा आईसीसी के इवेंट में पकड़ते हैं, जो कि तकरीबन 2 साल हो चुके हैं वो ऐसी लाइन पकड़े हुए हैं। उससे पहले की अगर परफ़ॉर्मेंस की बात करें, तो शाहीन शाह अफरीदी की परफ़ॉर्मेंस बहुत ही आउट क्लास थी। मैं कहता हूँ कि उन जैसा बॉलर देखने को नहीं मिलता था उस इवेंट में। लेकिन अब भी खैर शाहीन शाह अफरीदी कमबैक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रन्स खा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी। उन्हें बस थोड़ा-सा वो कम करना पड़ेगा, बाकी शाहीन शाह अफरीदी की परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, हमें ऐसा बॉलर चाहिए। नसीम शाह की बात करते हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नसीम शाह का स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है, एज़ वेल एज़ हारिस रऊफ़। हारिस रऊफ़ इस वक़्त बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हारिस रऊफ़ ने जिस तरह 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में परफ़ॉर्म किया था, उससे कई द दर्जे कई गुना बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं इस वक़्त। तो आईसीसी में के इस इवेंट में हारिस रऊफ़ का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हारिस रऊफ़ की जो इंजरी हुई है, हो सकता है ट्राई नेशन सीरीज़ कंप्लीट ना कर पाएँ, लेकिन नेक्स्ट जो है वो आईसीसी के इवेंट यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पार्टिसिपेट लाज़मी करेंगे इंशाल्लाह। अब जहाँ तक फ़खर ज़मान की बात है, भाई ऐसा बैट्समैन हमें चाहिए। फ़खर ज़मान इज़ द बेस्ट एवर बैट्समैन इन आवर टीम, बिकॉज़ फ़खर ज़मान जो है वो मैच फिनिशर है मेरे नज़दीक। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फ़खर ज़मान जिस तरह खेलते हैं, ख़ास तौर पे न्यूज़ीलैंड की जिस तरह पिटाई लगाते हैं, हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा, हमने अब देखा न्यूज़ीलैंड की किस तरह उन्होंने पैंटी लगाई, सेंचुरी कर सकते थे, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई बैट्समैन नहीं था। ख़ास तौर पर वो खुद जो है वो मतलब कि अच्छा खेल रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए, क्योंकि भई आपको पता है फ़खर ज़मान हिट करने की बहुत कोशिश करते हैं, इसलिए अगले भी कोशिश करते हैं कि उनको कैच आउट करवाया जाए। क्योंकि बोल्ड तो वो कर नहीं सकते फ़खर ज़मान को, तो भई कैच आउट करवाया जाए तो वो बेहतर है, तो इसलिए फ़खर ज़मान कैच आउट पर ही आउट हुए थे। कैच हुआ उनका और आउट हो गए थे। अब फ़खर ज़मान जो है उनका टीम में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब बात करते हैं जिनका टीम में होना ज़रूरी नहीं है, जिनको तब्दील करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इमामुल हक को टीम में आना बहुत ज़रूरी है। इमामुल हक जैसा प्लेयर, इमामुल हक जैसा विकेट सेवर, इमामुल हक जैसा मैं कहता हूँ रन चेज़र, इमामुल हक जैसा सेंचुरी करने वाला ऐसा प्लेयर हमें चाहिए। इमामुल हक चाहे स्लो खेलते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं। अब बाबर आज़म जिस तरह पहले यानी कि 2023 के वर्ल्ड कप तक बाबर आज़म विकेट बहुत अच्छी सेव कर रहे थे। बाबर आज़म बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन 2023 के बाद बाबर आज़म का ऐसा गिराव आया, मतलब कि उनकी परफ़ॉर्मेंस में उनका कमबैक यूँ मानो कि कहीं लटक ही गया। कमबैक हो ही नहीं रहा उनका। तो अब बाबर आज़म को अपना कमबैक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबर आज़म ऐज़ अ ओपनर जा रहे हैं फ़खर ज़मान के साथ, और बाबर आज़म की विकेट बहुत ज़रूरी है। बाबर आज़म को विकेट सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाबर आज़म विकेट सेव नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपने देखा न्यूज़ीलैंड के साथ फर्स्ट मैच ट्राई सीरीज़ में हमारे साथ क्या हुआ? फ़खर ज़मान भी ना खेल पाए ज़्यादा देर तक। क्योंकि अगर बाबर आज़म विकेट सेव करते हैं और फ़खर ज़मान खेल पाते हैं, तो फिर हमारी टीम बहुत तगड़ी बन सकती है। हम बहुत बड़ा रन बना सकते हैं, यानी कि स्कोर खड़ा कर सकते हैं। 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं हम, अगर फ़खर ज़मान और बाबर आज़म का डुओ बनता है। और अगर फ़खर ज़मान तो विकेट सेव करते हैं, ज़ाहिर बात है, लाज़मी है ये फ़खर ज़मान के लिए, वो विकेट सेव करते हैं। वो एंड तक कोशिश करते हैं कि मैं विकेट सेव भी करूँ, साथ पावर हिटिंग भी करूँ। और अगर साथ ही साथ बाबर आज़म विकेट सेव करने के साथ-साथ पावर हिटिंग भी करते हैं, तो भई हमें और क्या चाहिए? किंग कोहली इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। विराट कोहली क्या करते हैं? विराट कोहली ये करते हैं, 7 विकेट भी सेव करते हैं और पावर हिटिंग भी करते हैं। ये विराट कोहली इसीलिए तो आज तक किंग है विराट कोहली। हालाँकि आज भी वो अपने फ़ॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन स्टिल वो किंग है।
क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्निक्स है। और बाबर आज़म को ओपनर क्यों रखा गया? क्योंकि बाबर आज़म के पास भी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स है जो कि और किसी प्लेयर के पास नहीं है। बाबर आज़म विकेट सेवर बहुत अच्छे हैं। बाबर आज़म जो है वो बॉल को स्ट्रोक बहुत अच्छा करते हैं। बाबर आज़म बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा जज करते हैं। लेकिन बाबर आज़म का कमबैक नहीं हो पा रहा है। यहाँ हमें कमबैक करना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का रोहित शर्मा हिटमैन वो कमबैक कर चुका है। और साथ ही साथ इंडिया के बहुत से प्लेयर्स हैं जो कमबैक कर चुके हैं। किंग कोहली अभी तक ताल कमबैक नहीं कर पाए, लेकिन हो सकता है कि सरप्राइज़ली 23 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ कमबैक करें वो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला कि किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी कर दी है। तो ये भई अब हमें देखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इंडिया के स्क्वाड की बात करें तो उनके स्क्वाड में 3 स्पिनर हैं, 3 स्पिनर्स। हमारे स्क्वाड में कितने हैं? जस्ट 1। मैं प्रोफेशनल स्पिनर की बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा। ऑलराउंडर हमारे पास 2 हैं, जो कि स्पिनर भी हैं। साथ ही साथ वो खुशदिल शाह हैं और सलमान अली यागा हैं। ये 2 बंदे हैं जो कि स्पिनर हैं, यानी कि ऑलराउंडर हैं, जिनको एज़ अ ऑलराउंडर रखा गया है कि भई बैटिंग तो करेंगे, साथ अगर स्पिन की ज़रूरत पड़ती है, स्पिन भी करेंगे। लेकिन सिर्फ़ एक प्रोफेशनल स्पिनर रखा गया, जो कि वो अबरार अहमद है। अब यहाँ पर मेरे मुताबिक कटप्पा को ऐड करना चाहिए। कटप्पा मतलब ये साजिद खान, इनको ऐड करना चाहिए। भई बहुत अच्छे प्लेयर हैं। चाहे वो मतलब कि उन्होंने चैंपियंस कप जो पाकिस्तान का हुआ था, जिसको धोखा कप का नाम दिया गया, उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाए। ख़ैर 2 विकेटें तो उन्होंने ली थी लाज़मी एक मैच में, और बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई थी, ज़्यादा रन्स नहीं ले पाए थे। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस वहाँ पर भी दिखाई थी और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। वो अलग बात है, टेस्ट फ़ॉर्मेट और है, उसमें पिच और होती है और ओडीआई और है, लेकिन अगर हम उसको ओडीआई को टेस्ट समझकर अगर बॉल करवाएँ, तो मैं कहता हूँ कि बेहतरी हो सकती है। तो इसीलिए साजिद खान को वापस लाना चाहिए और इमाम उल हक को वापस लाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 12 फरवरी तक का टाइम है। मीन्स टुडे 12 पीएम या एएम क्या कहते हैं, ज़हन से निकल गया। तो हमारे पास आज रात 12 बजे तक का टाइम है। तो भई हमें सोचना पड़ेगा कि आज रात 12 बजे तक स्क्वाड में चेंजेस करने हैं या फिर नहीं करने हैं। लेकिन बताया जा रहा ऑफिशियल्स की जानिब से कि स्क्वाड में चेंजेस नहीं होंगे। स्क्वाड ये है वही यही यही चलेगा। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं होंगे। बाकी खुशदिल शाह जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको एज़ अ बॉलर नहीं, एज़ अ बैट्समैन देखा जाए, क्योंकि एज़ अ ऑलराउंडर उन्हें देख रहे हैं कि 9-10 ओवर उनसे भी करवा लिए जाएँगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना है ऐसा आपको, क्योंकि खुशदिल शाह बैट्समैन है, उनको बैट्समैन एज़ अ रखा जाए। अगर आप उनको एज़ अ बॉलर रखते हो तो फिर हमारे लिए गड़बड़ हो सकती है, जिस तरह न्यूज़ीलैंड के खिलाफ देखा बहुत स्कोर खाया उन्होंने। विकेट नहीं ले पाए, लेकिन अच्छा बॉल करवाया था फिर भी। लेकिन हमें स्कोर नहीं खाना, हमें स्कोर चेज़ करना है, हमें स्कोर देना है। मतलब ये कि हमें जो है वो बड़ा स्कोर का पहाड़ खड़ा करना है हमें। ये नहीं कि हम जो है वो बॉल करवा रहे हैं और हम अगले को कहीं भी दावत दे के तुम 300 करो, हम 300 प्लस करके दिखाएँगे तुम्हें। ऐसी बात नहीं करनी हमने। हमने 300 प्लस करना है और अगले को 200 प्लस तक रोकना है या 200 माइनस तक रोकना है, 250 तक रोकना है। हमें ये नहीं करना कि अगले को दावत दे रहे हैं, आओ भई तुम इतना बड़ा करो तो स्कोर, हम इतना बड़ा स्कोर करके दिखाएँगे तुम्हें। नो, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ख़ैर बाकी टीम्स की बात करते हैं, ख़ास तौर पर न्यूज़ीलैंड टीम की। कितने स्पिनर्स हैं उसमें? आप तो खुद देखा। 3 स्पिनर्स हैं, एक ऑलराउंडर जो कि ग्लेन फ़िलिप्स हैं। उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई थी फ़िलिप्स ने। बैट्समैन भी और बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, दोनों में। और साथ-साथ दूसरे जो 2 स्पिनर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं मेरे ख़्याल से। तो 3 स्पिनर्स उन्होंने लेकर आए हैं मैदान में और कितनी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखाई उन्होंने। पाकिस्तान के पूरे बैटिंग ऑर्डर को उन्होंने रोक के रखा स्पिनर्स को। और हमारे पास स्पिनर्स की इतनी कमी हो गई है कि हम स्पिनर्स को ला भी नहीं सकते। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है। पहले ये होता था कि पाकिस्तान को स्पिनर्स की जान कहा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान को स्पिनर्स की जान नहीं कहा जाता। पहले पाकिस्तान अनबीटेबल टीम क्यों थी? क्योंकि पाकिस्तान में स्पिनर्स थे। पाकिस्तान में सईद अजमल जैसे स्पिनर्स थे। लेकिन अब पाकिस्तान को अनबीटेबल टीम ने अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान पे अगर कोई सट्टा भी लगाता है ना, या तो उसके पैसे डूब जाते हैं या उसके पैसे चढ़ जाते हैं। क्योंकि उस वक़्त पता ही नहीं होता क्या होगा। पाकिस्तान जीतता मैच, हारती है, हारता मैच, जीतती है पाकिस्तान। ये आपने हर मैच में देखा, हमने हर इवेंट में देखा। तो इसीलिए पाकिस्तान टीम में स्पिनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि ऑलराउंडर हैं, बहुत हैं, नहीं। आपको प्रोफ़ेशनल स्पिनर्स को लाना ज़रूरी है। प्रोफ़ेशनल स्पिनर्स लेकर आओ, अभी भी हमारे पास टाइम है। लेकिन पीसीबी जो है वो मानने को तैयार नहीं। पीसीबी कह रहा है, "ना, बस बहुत हो गया। अब अमन ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, कर दिया।" अब मैं आपके सामने एक बात रखने जा रहा हूँ, जो कि मैं एक्सपोज़ तो नहीं करूँगा खैर कौन-कौन है वो लोग, लेकिन सिर्फ़ ओवरव्यू एक स्टोरी करने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भई अब बहुत हो गया, अब इतना ही है बस, आईसीसी के स्क्वाड में यही होगा। पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड मैच हमारे लाहौर में, और उसके बाद फ़ौरन सीनियर्स की बैठक हुई, जिसमें सीनियर्स प्लेयर्स थे और उसके साथ-साथ कोच थे टीम के, सेलेक्टर्स थे।
उनकी मीटिंग हुई है और उसमें ये फ़ैसला किया गया किन प्लेयर्स को निकालना है, किन को नहीं निकालना है। लेकिन एंड पे फ़ैसला ये हुआ कि नहीं, स्क्वाड में चेंजेज़ हम करेंगे ही नहीं। स्क्वाड यही चलेगा। स्क्वाड इसी को ही लेकर चलेंगे हम। हमने कोई चेंजेज़ नहीं करने हैं। एंड पे यही फ़ैसला हुआ। अब ये नहीं मैं बता रहा कि कौन-कौन से प्लेयर्स हैं उसमें। फिर कभी मौका मिला तो बताएँगे, लेकिन अभी नहीं। अभी ख़ैर क्लियर यही है कि भई बिग अपडेट यही है कि भई कोई चेंज नहीं होने वाला पाकिस्तान वर्सेस मतलब आईसीसी के इवेंट में कोई चेंज नहीं होने वाला पाकिस्तान के स्क्वाड में। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।